हाय एवरीवन, दिस इज योर मनीषा दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले, चैप्टर पढ़ाने से पहले एक चीज़ आई वांट कि आप संकल्प करो अपने अंदर कि भाई मुझे चैप्टर अच्छी तरह से समझ आएगा और मेरे ना अच्छे नंबर आएंगे साइंस में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत फैमिली पाल ली है कि भाई साइंस टफ है, फिजिक्स तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। ओके, तो ये मेरी मेहनत, आपकी मेहनत तभी सफल होगी अगर आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा बना लो। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी सराउंडिंग की चीज़ें देख सकें। तो लाइट इज़ ए सेंसेशन, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू हम चीज़ें देखते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हमें बतानी हो तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट की जो स्पीड है वो हम मेज़र कर सकते हैं, जो कि कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, रे, ठीक है। और क्या होता है, लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट क्या है, उसकी शेडो फॉर्म करती है। तो डैट इज सिंपल थिंग, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मान लो अगर ये वॉल है तो यहाँ पे अगर मैं कोई बॉल मारती हूँ, ठीक है, मैंने कोई बॉल उठाई और पटक के दीवार पे ठोकी तो क्या होगा, बॉल क्या आएगी, वापिस आ जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, बॉल के वापिस आने को बाउंस बैक होना। सिमिलरली लाइट के केस में भी क्या होता है, जब लाइट फॉल करती है किसी भी चीज पे तो वो जो भी चीज होती है वो लाइट को क्या करती है, बाउंस बैक करती है, जिसकी वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। एनीथिंग, किसी भी चीज पर लाइट फॉल करती है वो उसको बाउंस बैक करेगी और उस फिनोमिना को हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, सिमिलरली सेम फिनोमिना। ओके, अब हमको ये पता लग गया। दूसरा, रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है कि सरफेस किस तरह का है। अगर मेरा सरफेस एकदम पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, एकदम क्लीन है, ठीक है, सरफेस एकदम सही है, तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरह से होगी, लाइट एकदम अच्छी तरह से जाएगी और अच्छी तरह से बाउंस बैक करेगी और अच्छी सी हमें पिक्चर देखने को मिलेगी, इमेज। ओके, बट अगर हमारा सरफेस अच्छा नहीं है, गंदा सा है, या फिर आप कह लो कि जैसे कि मान लीजिए कोई चेयर है तो चेयर का सरफेस कितना रफ होता है ना, या फिर बट वेयर है, अगर हम मिरर की बात करें तो उसका सरफेस कितना ज़्यादा स्मूथ पॉलिश्ड होता है। तो अगर रफ सरफेस होगा तो उस पर जो है रिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं होगी, जिस एंगल पे लाइट फॉल करेगी वो उस एंगल से नहीं जाएगी। अगर ये इधर आ रही है तो ये शायद ऐसे जाए, कुछ ऐसे जाए, कुछ ऐसे जाए, जिसको हम कह देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम एक और, अब आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसके दो लॉ होते हैं। एक लॉ ये कहता है कि जितने भी हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब एक ही प्लेन में लाए करती हैं। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, तो वो रे, ये मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है, मिरर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन लगा के उसके पीछे ऐसे डैशेस डाल देते हैं, जिसका मतलब है वो पॉलिश्ड साइड है। ओके, तो दिस इज द पॉलिश्ड साइड। अब जब भी कोई लाइट फॉल करेगी इस तरह से तो वो उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जब ये बाउंस बैक करेगी यहाँ से वापस जाएगी, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, बीच में हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल जो कि हमने ड्रॉ करा है। दिस इज नॉट ए रे, दिस इज अ नॉर्मल जो कि हमने अपनी इजीनेस के लिए ड्रॉ कर लिया कि भाई हम ढंग से फिजिक्स पढ़ सकें ना, ज़्यादा टफ ना हो जाए। ओके, तो दिस इज द थिंग, और यही हमारा कह रहा है कि ये सभी एक ही प्लेन में लाए करते हैं। एक ही प्लेन में लाए करने का क्या मतलब है कि अगर कोई मेरी लाइट फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे अगर इधर से आई है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से स्ट्राइक होके जाएगी। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट यहाँ फॉल करे और रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी, नो, सेम सरफेस, अगर लाइट इधर आई है तो इधर से ही जाएगी। ओके, दैट इज द थिंग। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि जो हमारा एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगेन ये जो आपका एंगल बन रहा है ये वाला,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो आपका एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब तो ये हमें कहते हैं कि भाई जो हमारा एंगल होगा ना इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का वो ऑलवेज सेम होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट एरोस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, जब हम डायग्राम्स पे काम करते हैं अगर आप एरोस नहीं लगाते तो आपको नंबर कट जाते हैं। तो जो रे आ रही है इंसिडेंट उस पर ऐसा एरो, इंसिडेंट रे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, बीच में आ गया हमारा नॉर्मल। ओके, एंड दिस इज आवर नॉर्मल। ओके, तो ये हमारा आ गया एंगल आई, दिस इज आवर एंगल आर। ओके, और ये जो पॉइंट होता है, मान लो इसको P कह देते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जहां पर जो हमारी रे आके स्ट्राइक कर रही है, लिख लेते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सो आई होप कि आप लोग इसको जो है थोड़ा थोड़ा लिख भी रहे हो, अगर नहीं भी लिख रहे तो एटलीस्ट बुक खोल के बैठो ताकि आपको पता लग जाए। और इसीलिए मैं सारी टर्म्स यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिख रही क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो लॉज हैं ये सभी पे एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन मिरर पे ही लगेंगे या फिर स्फेरिकल मिरर पे नहीं लगेंगे। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे थे कि हमारा जो मिरर है वो इस तरह का सरफेस है, राइट। तो अभी हम जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स पे, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की भाई कुछ खासियत है उसको समझते हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो भाई वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जो इमेज होती है वो एक्चुअल में नहीं बनती। जब हम शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं तो मुझे मेरी जैसे एक और मनीषा नहीं दिखते, ठीक है। तो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसी तरह से जो चीज़ें होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि जो हमारा राइट हैंड है वो हमें मिरर में लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट वाला राइट दिखता है। मतलब कि अगर मेरा कुछ इस तरह से मिरर है तो अगर मैं ऐसे बी लिखती हूँ तो मिरर में ऐसा लिखता है, जो कि हम एम्बुलेंस पे भी नोटिस करते हैं। फिर हमको लिखा है कि जो इमेज है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का क्या मतलब है कि इमेज जो है हमको सीधी दिखाई देती है, उल्टी नहीं दिखाई देती। अगर मैं सीधी खड़ी तो सीधी दिखाई देगी। और फिर होता है जो डिस्टेंस है ना आपकी इमेज और मिरर का, वो सेम रहेगा, और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है दैट विल बी द सेम, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे दिख रहे हो और इमेज में बहुत ज़्यादा पीछे या बहुत ज़्यादा पास दिखोगे। ओके, कलर सेम दिखेगा, साइज सेम दिखेगा, राइट। दीज आर द प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं, हम इतनी देर से बोल रहे इमेज इमेज इमेज, राइट। इमेज होता क्या है? तो इमेज भाई साहब हमारे पास बेसिकली जब आपकी रेज ऐसे फॉल करती हैं, इंसिडेंट रेज, और जब वो बाउंस बैक करके मिलती हैं जिस पॉइंट पे, वहां पर हमें इमेज बनती है, राइट। अगर मेरी ये रेज यहाँ से आ रही है और ये ऐसे गई, फिर एक और आई, फिर वो ऐसे गई और जहाँ पे मिल गई, तो जहाँ पर मिलेंगी वही इमेज दिखाई देगी, जहाँ पे रेज नहीं मिलेगी वहाँ पे इमेज नहीं दिखाएगी, राइट। तो टू रेज हमें चाहिए रहती हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। और इमेज भी दो तरह की होती है। अभी मैंने आपको बताया था वर्चुअल इमेज, राइट, जो कि एक्चुअल में नहीं होती बट शीशे के पीछे रहती है, जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में शीशों में देखते हैं। फिर आती है हमारे पास एक रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जो एक्चुअल में फॉर्म होती है। अब आपने अपने स्कूल में देखे होंगे प्रोजेक्टर्स वगैरह, अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। जब पहले प्रोजेक्टर्स होते थे तो ऊपर प्रोजेक्टर सामने लगा होता था और वहाँ से इमेज फॉल करती थी ब्लैक बोर्ड पे। तो डैट मीन्स वो इमेज एक्चुअल में बनती थी, आपको दिखती थी। ओके, अभी जो ये इमेज है आपको पता है ये बोर्ड के पीछे बन रही है, राइट। तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो वर्चुअल इमेज रहेगी वो जो है हमेशा, वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट होती है, और जो आपकी रियल इमेज होती है वो हमेशा जो क्या है आपकी इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी दिखाई देना। जो रियल इमेज होती है वो उल्टी दिखाई देती है। और अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हम आगे पहुंचने वाले, आपको एकदम डायरेक्ट समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ।
ओके, चलो अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर को साइड पे, पूरा चैप्टर स्फेरिकल मिरर्स पे है। ओके, नाउ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स, जो एक बड़ा सा, मान लो आपके पास एक स्फेयर है, उसको अगर हम साइड से काट देंगे तो हमारे पास आएंगे स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो कोई एक बार लोग बड़ा सा स्फेयर मिरर है, उसको यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से काट देते हैं, तो ये जो हमारे पास दो एंड्स बने, दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जो इधर वाला जो इस तरह से बनेगा हमारे पास, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जो इसका ये बैक साइड होती है ये पॉलिश्ड होती है, राइट। दिस साइड विल बी द पॉलिश्ड वन। यहाँ पे जो है रेज आएंगी, फॉल करेंगी और बाउंस बैक करेगी, यहाँ रेज आएंगी। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका ये वाला है। ठीक है, सिमिलरली जो इधर आपका बनेगा ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसमें जो है आपकी रेज इधर रिफ्लेक्ट करेंगी, और जो ये बैक साइड है दिस विल बी द पॉलिश्ड एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब ये है हमारे पास दो तरह के मिरर्स। कैसे याद रखने हैं? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। जो ऐसा केव की तरह बन रखा है ना, जिसमें तुम अंदर घुस सकते हो, ठीक है, जिसका ये वाला ऐसा है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, बाकी भाई जो उसका उल्टा है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कॉन्वेक्स। इसकी ये वाली साइड क्या होती है? पॉलिश्ड, और इसकी हमको याद रखना है ये वाली साइड पॉलिश्ड होती है। ओके, अब हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अभी हमको डायग्राम्स बनाने हैं। ओके, तो डायग्राम्स के लिए टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। तो यहाँ पर भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का स्टार्ट करेंगे, तो पहले बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। तो कैसे ड्रॉ करना है? अभी तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ, इतना अच्छा नहीं आ रहा, बट जब आप नोटबुक पे ड्रॉ करोगे वो काफ़ी अच्छा बनेगा, राइट, क्योंकि आप नोटबुक को घुमा भी सकोगे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अच्छा नहीं बना। ओके, दिस इज योर कॉनकेव। ठीक है, ये गया आपका लाइन। ओके, इसका ये जो आपका सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो सेंटर होता है दिस वन, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं पोल। ओके, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। फिर आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर हम इस पूरे सरफेस को ड्रॉ कर देंगे, उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो अभी मैं इसको काट देती हूँ जो भी ड्रॉ करा है, ठीक है। ओके, अब फिर आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली अगर ये पूरा स्फेयर था, उसका रेडियस क्या होगा? इतना जो हाफ होगा, इसको हम क्या कह देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर हमारे पास आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? बेसिकली ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो लेंथ होती है, इसको हम कह देते हैं अपर्चर। ओके, इसको मैं इरेज करते हैं, थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये जो लेंथ होती है हमारी, इसको हम कहते हैं अपर्चर। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके ऊपर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल लाई करता है। यहाँ पर फिर हमारे पास आता है फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है? तो फोकस जो पॉइंट होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर मेरी पैरेलल रेज आएंगी, राइट, अगर पैरेलल रेज ऐसे आती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पर वो आके मीट करेंगी, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? फोकस। ओके, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस।
तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पोल आपको पता लग गया, पोल क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो ये पूरा स्फीयर है उसका सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसका रेडियस है, पोल क्या है, सेंटर जहां पर रे जब पैरेलल आएंगी फिर वापस रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जिसके ऊपर आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाए करता है। एक टर्म और रहेगी है, वो है आपका अपर्चर, ठीक है, जो लेंथ होती है इसकी उसको कहते हैं। फिर होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपकी होती है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, राइट। और एक रिलेशन भी होता है, जैसे आपको दिख रहा है जो r है आपका वो पोल से c तक है, राइट। तो जो आपका जो फोकल लेंथ है इसकी डबल हो जाएगी। सो यू कैन इवन से एक रिलेशन हमारा क्या बन जाता है, r इज इक्वल्स टू 2f। ओके, सो या आई होप ये चीज़ समझ लग गई होगी, हमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये भी हमने बात करी थी कॉनकेव मिरर के लिए। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, राइट। कॉन्वेक्स में भी बस सेम है, सब कुछ सेम है लिटरली, बस फर्क क्या पड़ेगा, ये मिरर हमारा ऐसा हो जाएगा और जब मिरर हमारा इस तरह से हो जाएगा तो रिफ्लेक्श पॉलिश्ड सरफेस चला जाएगा पीछे, और इसका जो ये वाला है ना, इसका जो सब कुछ लाए करता है दिस साइड, जैसे इसका जो था सब कुछ इधर लाए कर रहा था, बट कॉन्वेक्स में सब कुछ इस तरफ लाए करता है। तो ये हमारा आ गया अगेन, सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कॉल्ड पोल, राइट। फिर उसका क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। फिर उसका क्या आ जाता है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास अपर्चर विल बी द सेम थिंग, राइट। उसके बाद हमने बात करी थी प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने क्या बात करी थी, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर अगेन सेम वही डिस्टेंस रहेगा। फोकस की बात कर लेते हैं, तो फोकस क्या होता है, यहाँ पर सभी रेज आके मिलती हैं जो कि इनके सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पर जो है रेज आके नहीं मिलती, एक बात है, क्योंकि ये जो मिरर है ना यहाँ पर रेस नहीं मिलती। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रेस क्यों नहीं मिलती, तो जिसको मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लगी या समझ नहीं आया तो वो यहाँ से समझ सकते हैं। तो भाई ये देख लो, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, राइट, जो मैंने सब कुछ आपको समझाया, ठीक है। दिस इज योर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड या। अब मैं क्या कह रही थी, कॉन्वेक्स मिरर में जो है आपकी रेस नहीं मिलती, वहाँ पे तो रेस मिल जाती है, तो यहाँ पे रे जाएगी, फॉल करेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि जहाँ पर जो रे है मिलती क्यों नहीं है, बिकॉज ये यहीं से वापस चलेगी ना, मिलेगी कैसे। अब अगेन यहाँ पे रे फॉल करेगी और बाउंस बैक करके दूसरी तरफ चले जाएगी, तो यहाँ पर एक्चुअल में तो मीट नहीं करती, बट हम क्या है ना इसको से बैकवर्ड अगर एक्सटेंड कर दे, ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे मीट कर रही है, अगर हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दे तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब एक्चुअल में तो नहीं बन रही बट हमने उसको एक्सटेंड करके फोकस पे बना दिया, राइट, और इसमें बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। और यहाँ पर हमने क्या देखा था कि रे आ रही थी, फॉल करती थी और वहाँ पे मिल जाती थी, रे आती थी ऐसे मिल जाती थी, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही, इसीलिए जहाँ पे रेस मिल जाती है मतलब कि वहाँ पे रेस कन्वर्ज हो रही हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को नहीं मिलाता। ये अगेन वही सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, एवरीथिंग जो भी हमने डिस्कस करा। अब ये डायग्राम जो भी हमने बनाए, ठीक है, सब कुछ मैंने एक एक जो है ना बुक वाले डायग्राम्स रखे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। मैं अगर मेरी ड्राइंग आपको अच्छी नहीं लगी बट आपके बहुत अच्छे बनेंगे, बिकॉज आप जो है नोटबुक पे बनाओगे, ओके। नोटबुक पे मेरे भी बहुत अच्छे बनते हैं, यहाँ पे अभी फ्री हैंड है, ओके, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर में जो मैंने आपको समझाया
कि रेज सारे यहाँ पे आके मीट कर जाती है, बट यहाँ पे जो है रेज मीट नहीं करती, इसको बैकवर्ड हमने एक्सटेंड करा है, ठीक है, डॉटेड लाइन लगा के, क्योंकि वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। बस आपको ये याद रखना है कि जो कॉन्केव मिरर है वो इस तरह से बनेगा, उसके पीछे इधर लाइन लगानी है, राइट। उसका जो पोल और फोकस रहेगा, फोकस इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, और जो आपका कॉन्वेक्स रहेगा उसका ये वाला साइड रहेगा आपका पॉलिश्ड, और उसका जो है फोकस इस तरफ, कर्वेचर इस तरफ, राइट। चलो जी, अब अगेन वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज को मिला देता है। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग, क्योंकि जो ये रेज को है पीछे की तरफ नहीं मिलाता। अब बात कर लेते हैं, हमको जो है डायग्राम्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा रूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 रूल्स रहेंगे जिनको यूज़ करके हम अपने रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं। ओके, वेरी इजी रूल। सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है कि अगर मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से निकलेंगे। इधर मैं कॉन्केव बनाऊंगी, इधर कॉन्वेक्स बनाऊंगी। ओके, this is the concave mirror, this is the pole, this is the focus, this is the center of curvature। ओके, तो यहाँ से मेरी जब रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रे गई मेरी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के एरो आपको सही लगाने हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये पास कहाँ से करेगी, फोकस से, मेरी नहीं करी, ठीक है, फोकस से हमने जो है पास कर देनी है। दैट इज अ रूल नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे भी यही रूल लगेगा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करना, तो रे ऐसे चलेगी डाइवर्ज, बट हमने इसको कर देना बैकवर्ड एक्सटेंड, तो जाएगी कहाँ से, फोकस से, राइट। रूल नंबर 1, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पास, कहाँ से होगी, फोकस से। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये था हमारा कॉन्केव के लिए। ओके, अब सेकंड बात कर लेते हैं। अब सेकंड हमारा बिल्कुल उल्टा है कि अगर रे हमारी आ रही है फोकस से, ठीक है, तो वो वापस जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आ रही है हमारी रे फोकस के, इंसिडेंट रे कहाँ से आई है, फोकस से। एक तो ना मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, तो प्लीज समझने पे फोकस करना। ओके, रेज इधर उधर फ्री हैंड है इसलिए। ओके, इंसिडेंट रे फोकस से पास करी, इस पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल चले जाएगी, हमारी पैरेलल नहीं गई। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली कॉन्वेक्स के लिए क्या केस रहेगा, दिस इज द कॉन्वेक्स, ये गया आपका पोल, ये गया आपका फोकस, ये गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आ कहाँ से रही है, फोकस से, तो ये गया हमारा फोकस। इंसिडेंट रे मान लिया ये हमारी फोकस से आ रही है। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब रिफ्लेक्शन हुए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, राइट। समझ गए इतनी बात। फोकस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड रूल। नाउ कमिंग टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल हमें क्या कहता है कि अगर जो मेरी रे है वो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। ये गया मेरा डायग्राम, पोल आ गया, फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, राइट। अगर आप देखोगे तो इन सबका डिस्टेंस भी सेम होता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फ्री हैंड से एकदम प्रॉपरली बना पाओगे। अब ये जो मेरी इंसिडेंट रे ये सीधा फॉल कहाँ से स्ट्राइक कर रही है, ये सीधा पास हुई कर्वेचर से। तो अगर ये कर्वेचर से पास करती है
इंसिडेंट रे, तो ये वापस अपना जो पाथ रिट्रेस कर लेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ से जाएगी। सिमिलरली फॉर दिस साइड, राइट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अगर ये कुछ इस तरह से, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा दूर बना दिया, अगर मैं पास बनाती तो अच्छा होता। ओके, तो ये अगर मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके, लग गया समझ इतनी बात? ये था हमारा थर्ड रूल। अब रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है कि अगर जो मेरी रे है ना वो सीधा पोल पे स्ट्राइक करती है। ओके, तो मेरी जो रे है, दिस इज माय पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरी जो रे है, इंसिडेंट रे, वो सीधा ऑब्लिकली फॉल्स ऑन द पोल, सीधा पोल पे स्ट्राइक करती है, तो वहीं से उसी एंगल से वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट करेगी। तो मतलब जो मेरा एंगल यहाँ पे रहेगा वही एंगल मेरा यहाँ रहेगा। सो दिस इज द रूल नंबर 4। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरी रे इस तरह से फॉल करेगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी विद द सेम एंगल। सो दीज आर द 4 बेसिक रूल्स जो हमने समझे हैं और इनके बेसिस पे हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से जो है ना हमको सिर्फ 2 रूल्स यूज़ करने हैं, 2 रूल। हाँ, मतलब कि हम पहला रूल यूज़ करेंगे और अभी आपको बताऊंगी, आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली हमको जो रूल यूज़ करने हैं डायग्राम्स फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कॉनकेव मिरर के साथ। ओके, तो 3 कॉनकेव मिरर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कॉनकेव मिरर। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे हम हर बार बात करेंगे ऑब्जेक्ट की कि अगर वो इन्फिनिटी पे है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी। ओके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते रहेंगे, इमेज हमको चेक करना है किधर किधर बनती जाएगी। तो दिस इज माय कॉनकेव मिरर। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉनकेव मिरर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज लाइक कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, दिस विल बी आवर फोकस, दिस विल बी आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे होने पे क्या होता है कि जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो ये पैरेलल रे जो स्ट्राइक करेगी। रूल नंबर 1 क्या कहता, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करवा दिया मैंने। ओके, अगेन यहाँ से भी एक रे आएगी, इंसिडेंट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी, मेरी इमेज जहाँ पे ये मीट करेंगे, हमने क्या कहा था, जहाँ पे रेस मीट करती है वहाँ पे इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज फोकस पे बन जाएगी। तो अब मेरे पास, मेरे को पता लग गया मेरी जो इमेज कहाँ पे होगी, इमेज एट फोकस। इमेज का साइज आपको क्या लग रहा है कितना को होगा, दोनों रेस मिल चुकी है, फोकस पे ही है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, राइट, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, राइट, जो कि हमें दिख भी नहीं रही। ओके, सो इट विल बी द पॉइंट साइज इमेज। नेचर क्या होगा इमेज का, अब ये नेचर क्या होता है भाई, तो नेचर भी हम बताएंगे, अगले डायग्राम से बताते हैं नेचर क्या होगा। ओके, सेकेंड केस, अब जो है ना मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है। पहले तो भाई ऑब्जेक्ट था ही हवा में, अब हम ऑब्जेक्ट को नीचे ले आते हैं, राइट। ओहो, ओके, दिस इज अगेन, तो ये गया मेरा पोल, ठीक है, ये गया मेरा फोकस, ये गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, मतलब सी के पीछे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं हम। ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से दिखाते हैं, राइट, एक एरो के साथ खड़ा कर देते हैं। और आपको जो मेरे डायग्राम्स है फिर ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना, मतलब समझने पे ध्यान, तो मैं तुम्हें बेस्ट समझाऊंगी कि तुम्हें भूलेगा नहीं। ओके, अगेन ये गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या है, ऑब्जेक्ट की रेस निकालेंगे, तो अगेन सबसे पहला रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। स्ट्राइक के बाद रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी।
दूसरा रूल क्या कहता है, अब दूसरा रूल लगाना पड़ेगा हमको, तो दूसरा रूल हम लगा देते हैं कि भाई दूसरी रे पास करवाते हैं हम फोकस से, वो कहाँ से जाएगी, हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था, अगर मेरी इंसिडेंट रे फोकस पे जा रही है, फोकस से पास करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इंसिडेंट रे निकल रही है हमारी फोकस से, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू, ठीक है, सीधी हमारी जो पैरेलल निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी इमेज। तो अगर आप देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, ठीक है, और जो इमेज बनती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ यू वांट ए डैश बी डैश ए बी। ओके, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। अब हमको पता लग गया कि हमारी इमेज बन कहाँ रही है, तो हमें नेचर में क्या क्या बताना होता है कि आपकी इमेज बन कहाँ रही है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज अगेन हमारे पास उसका नेचर कैसा है, इमेज उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उल्टी बन रही है। उल्टी बनने का क्या मतलब होता है कि इमेज जो है वो रियल है और वो इन्वर्टेड है। रियल क्यों है, क्योंकि देखो जो इमेज है ना वो मिरर के आगे बन रही है, ये हमारा मिरर है, राइट। अगर मेरा ये मिरर है तो मिरर के इमेज इस तरफ बन रही है ना, अगर इमेज इस तरफ बनती पीछे की तरफ यहाँ जाके, तो मैं कहती कि वो इमेज वर्चुअल है, बट इमेज यहाँ बन रही है तो इमेज विल बी रियल, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि वो उल्टी बन रही है, ऐसा उल्टा एरो है, तो उसको हम कह देते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आता है हमारे पास इमेज जो है आपकी साइज क्या है इमेज का। तो अगर आप यहाँ पे साइज देखोगे, अभी यहाँ पे तो आपको देखने में दोनों इक्वल साइज की लग रही होंगी, बट इक्वल साइज नहीं होता, ये होती है डिमिनिश्ड, राइट, छोटा होता है इसका साइज। ओके, ये था हमारा नेचर। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं एट सी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है सी पे, ठीक है, अगेन दिस इज आवर पोल, ये गया हमारा फोकस, ये गया फोकस, ये गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर आप देख रहे हो तो पहले इन्फिनिटी पे, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, धीरे धीरे हम सब पे देख कर जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात करें तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को ले आए। रूल नंबर 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। ओके, रूल नंबर 2, फोकस से जाएगी स्ट्राइक रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हाय राम, गलत बन गई गाइस इमेज, ठीक है, सही करते हैं। तो ये जो रे है ना ये इस तरह से जाएगी। ओके, रेज जो है ना आपको सही तरह से निकालनी है। दूसरी रे यहाँ से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगी, फिर गलत। हाय, ओके, फाइनली, ठीक है। तो बेसिकली इमेज क्या बननी है आपकी, सेम पॉइंट पे ही बननी है। अब यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी क्योंकि फ्री हैंड था, बट आप ढंग से कर लोगे। ओके, यहीं पे प्रैक्टिस चाहिए होती है बेसिकली, आपको बार बार आप कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे आपके सही बनेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो इमेज यहाँ पर बन गई, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था, तो हमारी जो इमेज कहाँ पे बनी है, एट सी, इमेज एट सी, ठीक है। किस तरह की बनी है, ऑब्वियसली सेम साइज की बनी है, सेम साइज। नेचर कैसा है, अगेन उल्टी बनी है, मिरर के आगे बनी है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट अब आ चुका है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ गया है भाई साहब अब हमारा सी और एफ के बीच में, राइट। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रहा ये हमारा, राइट। तो ये गई हमारी एक रे। रूल नंबर 1 लगा दिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। ओके, अब दूसरा अगेन फोकस से पास कराएंगे, है ना, विल पास थ्रू द फोकस,
वो पैरेलल। ओके, फिर यहाँ पर जो आपकी इमेज बननी है वो कर्वेचर के पीछे बननी है, राइट। चलो थोड़ा यहाँ से, तो यहाँ पे ये जो मीट करेंगे यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। रूल आपको देख रहे हो आप, 2 ही रूल लग रहे हैं अभी, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक और रूल इंट्रोड्यूस होगा हमारा, बट इतना समझ लग गया ना हमारे पास क्या हो रहा है। तो इमेज कहाँ पे बनी, अगेन नेचर की बात कर लेते हैं। इमेज बनी है हमारी बियॉन्ड सी, सी के एकदम पीछे जाके बनी है हमारी इमेज, ओके। और नेचर कैसा है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज के आगे बनी है, उल्टी बन रखी है। थर्ड चीज क्या थी भाई हमारी, क्या छूट गया, क्या छूट गया, हाँ, साइज ऑफ इमेज। अब जो इमेज का साइज है, राइट, वो बड़ा हो गया है, तो इमेज का साइज विल बी लार्ज कह लो, मैग्नीफाइड कह दो, इन लार्ज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज बढ़ चुका है हमारा। अब एट एफ, ये रहा केस हमारा आ चुका है एफ पे। लेट्स सी, तो पोल अगेन फोकस अगेन कर्वेचर। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपके लिए बनी बनाई इमेजेस भी लेकर आ सकती थी अगेन, बट आई थॉट कि आपको बना के दिखाऊं ताकि आपको समझ आए कि ये टफ नहीं है, आपके दिमाग में बैठ जाए। जितने बार आप मुझे देखोगे ना बनाते हुए, आप मेरे साथ अगर बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बात, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर आप नहीं बना रहे बट बार बार मुझे देख रहे हो तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि किस तरह से ये बनेगा। इसके बाद हम लेंसेज का पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ढंग से, राइट। ये क्या आपका, ठीक है। अब कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं भाई साहब एफ पर, राइट। पहला रूल लगा दिया हमने, फोकस से पास होगी। अब सेकंड रूल हम कौन सा लगाया, फोकस वाला तो लगा नहीं सकते ना, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ फोकस पे खड़ा है, सेकंड रे कहाँ से पास करवाए। तो सेकंड रे भाई हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा था, अगर कर्वेचर से रे निकलती है तो कर्वेचर वाला लगा देते हैं। तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये भी रे निकालेगा ना, तो मान लो ये जो रे है ये कर्वेचर से निकल रही है, राइट। तो कर्वेचर से निकलेगी तो हमें पता है क्या होता है, अगर कर्वेचर से निकलेगी तो वो सेम पाथ को क्या कर लेगी, रीट्रेस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ रीट्रेस कर लेगी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये जो दोनों रेज है ना ये पैरेलल जाती हैं, और पैरेलल रेज हमको पता है इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाकर तो मीट कर जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इमेज का नेचर क्या है, तो बेसिकली इन लास्ट बहुत बड़ी होगी, कहीं बहुत ज़्यादा पीछे जाके बनेगी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, राइट। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और बन कहाँ पे रही है, इमेज एट इन्फिनिटी, राइट। अब हमारे पास आ चुका है लास्ट वाला पोल एंड फोकस पे, राइट। तो पोल और फोकस के बारे में अगर हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा पोल और फोकस के बीच में आ चुका है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गया आपका ऑब्जेक्ट भाई साहब। ऑब्जेक्ट अगेन रूल नंबर 1 लगा दिया हमने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, राइट। सेकेंड रूल कर्वेचर से पास करवाते हैं, ये गया कर्वेचर। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ट्रेस इट्स पाथ, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों रेज है ना, ये वे अपार्ट, एक इधर जा रही दूसरी उधर जा रही है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों रे पीछे जाके मीट नहीं करेंगी, हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो नहीं मीट करेंगे, बट हमको तो भाई इमेज बनानी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ। ये जो दोनों रे से एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमारी इमेज बन जाएगी। अब बताओ इमेज किधर बनी है, अभी तक हम जितने भी केसेस पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ था और इमेज कुछ इस तरफ बन रही थी। अब ये वाला जो केस है ये चेंज हो गया, हमारी अब जो इमेज है उस तरफ बनी है, मतलब कि मिरर के पीछे। तो अब नेचर क्या होगा हमारा, नाउ द नेचर विल बी, इमेज जो बनी है वर्चुअल, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनी है, सीधी बनी है, ठीक है, तो इरेक्ट होगी। कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाके बनी है। और साइज कैसा है इमेज का, तो ऑब्वियसली इन लार्ज, काफी ज्यादा बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड कह लो, ठीक है, राइट। तो ये था हमारे रे डायग्राम 6 के 6, किसके लिए,
कॉनकेव मिरर के लिए। फिर ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसको बच्चे रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो गाइज इसको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, वेरी इजी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे याद करना है। देखो कैसे याद करना है, इस चार्ट को समझो। ओके, ये हमारा कॉन्वेक्स का आ गया है, यहाँ पे देखो, तो ये गया मेरा रे, ये समझ लिए हमारा कॉन्वेक्स। चार्ट को बता रही हूँ किस तरह से याद करना, उसको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। कॉनकेव मिरर बना लिया मैंने। अब ये मेरा पोल आ गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस आपको इतना याद रखना है कि जब जब मेरा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे मेरी जो इमेज है वो भी मूव करती जाएगी। तो पहले जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो इमेज मेरी कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे, राइट, सारी की सारी रेज आके मीट कर रही थी, तो इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा बियॉन्ड सी, सी से पीछे, तो जब सी से पीछे आया इमेज इन दोनों के बीच में, ठीक है, इमेज इधर, ओके। फिर मेरा ऑब्जेक्ट आया सी पे, जैसे सी पे आया इमेज भी कहाँ आ गई, सी पे, ठीक है। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट आपका आगे जाता जाएगा, इमेज जो है ना आपकी इस तरह से पीछे आती जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है हमारा आगे की तरफ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे हम लिखते भी चलते हैं, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो मेरी इमेज क्या बनी, बिटवीन सी एंड एफ, ओके। फिर जब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया सी पे, एट सी, इमेज भी एट सी, राइट। फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट गया कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, तो जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच जाएगा तो इमेज बाय रूल पीछे जाएगी, राइट, तो इमेज जो है बियॉन्ड सी चली जाएगी, ठीक है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट गया बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज विल बी बियॉन्ड सी, ओके। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्ट मेरा गया एफ पर, जब एफ पे जाएगा तो क्या होगा, अब इमेज चले जाएगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था, जब इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, राइट। तो जब मेरा ये जाएगा कहाँ पर, एफ पे, तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। जब ये जाएगा हमारा आगे, राइट, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज जो है मेरी कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, राइट। तो इसी तरह से आपका जो टेबल याद हो गया। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कितना इजी और कितना सिंपल था। देखो जब तक हम सी पे नहीं पहुंचते, ठीक है, तो जब तक हम जो है यहाँ पे सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं पहुंचते, उसके पहले वाले जो 2 केसेस थे, इन्फिनिटी वाला और बियॉन्ड सी, तो इन दोनों में क्या है, हमारी जो इमेज का जो क्या बन रहा है, साइज वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड होगा। जैसे ही हम सी पे पहुंच गए साइज क्या हो जाएगा, सेम। बाकी सी के ऊपर वाले जितने भी केसेस, सी के बाद जब हम सी और एफ में आ रहे हैं, एफ पर आ रहे हैं, इन सब में क्या है, मेरा जो साइज है लार्ज कह लो, इन लार्ज कह लो, ठीक है। समझ आ गया, चार्ट हो गया। अब देखो सभी केसेस में जो इमेज क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि सभी में जो इमेज थी इसी तरफ आ रही है, एक्सेप्ट जो लास्ट वाला केस है जब मेरा पोल और फोकस में आता है, तब मेरी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो ओवरऑल तो हम रियल और इन्वर्टेड पे ही बात करेंगे, बट जो लास्ट वाला केस है उसमें हम वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं, राइट। तो भाई देख लो तुम्हारा चार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ टफ लगा इसमें, एनीथिंग टफ, देख लो आपका ये चार्ट है, इन्फिनिटी पे, फोकस पे, बियॉन्ड सी, सारा भी हमने याद कर लिया। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो, समझ आ जाएगा। सारा मैंने आपको बता दिया, लाइक आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं एवरी टाइम। आप एवरी टाइम जब सिंपल सा इसको चीज़ को बना लो अपने साइड पे, रफ पे, कहीं पर भी, अगर आपको एग्ज़ाम में भी देना है तो आप एग्ज़ाम में भी इसको कहीं रफ में ड्रॉ कर लो ताकि आपके दिमाग में टिक जाए, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अभी हम कॉनकेव के बारे में बात कर रहे थे इतनी देर से। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते हैं, इसमें 6 केसेस थे बट कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 है। क्यों 2 है, रीज़न उसका ये होता है, कॉनकेव में तो भाई जो सब कुछ था वो हमारा इस तरफ था, पोल भी इधर, मतलब फोकस इस तरह था, कर्वेचर इस तरह था, तो ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हर जगह अलग अलग आना पड़ा। बट कॉनकेव में क्या है, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ ना शायद से, हाँ, क्या था,
कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स, हाँ। तो कॉनकेव में अभी जो मैंने पहले बनाया वो कॉनकेव था, बट कॉन्वेक्स में यू नो डैट कि कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में सब कुछ बिहाइंड द मिरर है, राइट। मतलब आपका फोकस भी मिरर के पीछे है, आपका कर्वेचर भी मिरर के पीछे है, सब कुछ तो मिरर के पीछे है। तो ऑब्जेक्ट मिरर के आगे कहाँ आएगा, मिरर के आगे तो सिर्फ दो ही जगह बची ना, या तो इन्फिनिटी है या फिर नीचे कहीं आएगा, सिर्फ दो ही जगह है। ओके, दैट इज वाई यहाँ पे दो केसेस ही होते हैं। अब चलो इन्फिनिटी वाला केस बात कर लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, राइट। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो अगेन हमको पता है रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आई हमारी पैरेलल, तो डाइवर्ज कर जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगेन रे आएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, ऐसे चली जाएगी, बट हमको तो इमेज फॉर्म करनी है। तो इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, हम इसको जब बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, भाई फोकस हमारा गलत जगह पे बन रखा है, सही कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको फोकस पे लाके मिला दिया, राइट। तो हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी भाई हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बन कहाँ रही है हमारी, बिहाइंड द मिरर, राइट। और क्या हो रहा है यहाँ पर, इमेज बन कहाँ पर रही है, एट फोकस, एट फोकस पे जो इमेज फॉर्म कर रही है। इमेज का साइज कैसा रहेगा, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर एट फोकस, और इमेज का जो साइज है दैट विल बी द डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, ठीक है। देखो छोटू सा तो बन रहा है, तो ये आ गया हमारा नेचर। अब बात कर लेते हैं सेकेंड केस में, भाई अगर वो हमारा इन्फिनिटी और पोल के कहीं पर भी है बीच में, राइट। ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये आ गया हमारा पोल, ये आ गया हमारा फोकस, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बना सकते हैं, इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, राइट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे कहीं पर, ओके। ये गया मेरा ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1, पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का नेचर क्या है, डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करी लाइट, बट हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके, बिकॉज हमको पता है कहाँ से पास करेगी, फोकस से। पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ओके। ये हमने फर्स्ट कर लिया। सेकेंड रूल कर्वेचर वाला लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड रे को हम पास करवाएंगे कर्वेचर से, तो इसको ऐसा कुछ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है बैकवर्ड रे कहाँ पे जाएगी, कर्वेचर से, ओके। तो ये जो है हमारा बन गया कुछ गड़बड़ सा, बन नहीं रहा ना सही से, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर ये दोनों रेस कहाँ पे मीट करिए, इस पॉइंट पे, राइट, जो कि ये है, और यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज किसके बीच में बनी है, ये रहा पोल और ये रहा फोकस के बीच में। तो नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, तो पहली बात तो नेचर इमेज का क्या आएगा, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, पीछे बनी है मिरर के, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर क्या है हमारे पास, कहाँ पे स्टैंड कर रही है इमेज का पोजीशन क्या है, पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। साइज क्या है इमेज का, अगेन ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड। तो अगर आप देखोगे तो यही दो केसेस होते हैं। अगर आप कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, राइट, अगर आप ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रख लो, बिटवीन कहीं पे भी रखोगे, राइट, अगर आप इधर मान भी लेते हो कि इधर हमको सी ड्रॉ करना है, तो सबके जो इमेज है आप देखोगे पोल और फोकस के बीच में ही बन रही है, राइट। तो किसी को भी अगर कोई दिक्कत होगी कि भाई इसमें और केसेस क्यों नहीं रहते, दीज आर द ओनली 2 केसेस। अब इसका टेबल भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके टेबल में क्या है, जब भाई ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है एट द फोकस और बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। फोकस पे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और इनके दोनों केसेस में जो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, राइट।
तो जब हमारी इन्फिनिटी पे थी वो बनती थी फोकस पे, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में आ गया तो हमारी इमेज का बन रही थी एफ एंड पी के बीच में। साइज हमको पता है दोनों में डिमिनिश्ड है, एक में हाईली डिमिनिश्ड, एक में थोड़ा बहुत डिमिनिश्ड, राइट। देन वी हैव वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों में सेम। तो अगर आप देखोगे तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा हमको डिमिनिश्ड इमेज ही देता है, मतलब छोटी इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज जितना मर्जी बढ़ाओ, इमेज हमको छोटी मिलेगी, राइट। इसीलिए इस इमेज को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों के पीछे जो रियर व्यू इमेज होता है, सॉरी मिरर होता है, राइट, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको। और फिर और कहाँ यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, हम और यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या फिर जो आपकी रोड्स होती है, जो एल टर्न होती है, जो स्टीप रोड्स होते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के मिरर लग रखे होते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, इधर वाले लोगों को दिख जाए, इधर का दोनों साइड्स को एक दूसरे का दिख जाए, राइट। रियर व्यू मिरर होते हैं, उन सब में यही मिरर यूज़ होते हैं ताकि चाहे जितना मर्जी बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे जितने मर्जी पीछे रश क्यों ना लगो, सभी का सभी एरिया कवर अप हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ये मिरर क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इमेज को छोटा करके दिखाते हैं, डिमिनिश्ड करके, तो सब कुछ हमको दिख जाता है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो भाई जो कॉन्वेक्स मिरर है इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर हमने देखा था, पहले 2 केसेस को छोड़ दो, पहले 3 केसेस को छोड़ दो, बाकी जो एंड के केसेस थे उन सब में हमने क्या देखा, तीनों केसेस में इमेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है। तो इसलिए इसको डेंटिस्ट मिरर कहते हैं, क्योंकि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं आपके दांतों के जो छोटे छोटे कैविटीज़, कीड़े, उन सबको इसी मिरर से देखते हैं, जो कि बड़ा करके दिखा देता है, राइट। इसको मेकअप मिरर कहते हैं, जितने भी आपके पोर है उसको बड़े कर देते हैं। शेविंग मिरर कहते हैं, कहीं कट ना लग जाए, ठीक है। इसको हेडलाइट्स में यूज़ करा जाता है कारों की, इसको सोलर फर्नेस में यूज़ करा जाता है। हेडलाइट्स और सोलर फर्नेस में बेसिकली कौन सा वाला केस यूज़ होता है, फोकस वाला, जहाँ पे जो सारी की सारी जो लाइट है ना उसको फोकस कर दिया जाता है। जब सारी लाइट ऐसे पैरेलल रेस में आती है तो एक ही पॉइंट पे फोकस। तो सोलर फर्नेस में हमें क्या चाहिए होता है कि जो हीट है वो एक ही पॉइंट में फोकस हो जाए, राइट। तो जो सन है वो इन्फिनिटी पे होता है, तो अगेन वही वाला केस यहाँ पे होता है। तो ये था हमारा पार्ट 1 रिफ्लेक्शन, राइट। अब इस पे भी कुछ चीज़ें हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, राइट। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कहते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब ये f क्या है ये तो हमने पढ़ लिया था, दिस इज द फोकल लेंथ, ठीक है। और u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है इमेज का डिस्टेंस। अब ये सब चीज़ें भाई क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना आपको, बट ये एक फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v अपॉन 1/u। इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। अब ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम ऐसे मिरर के बारे में बात करें तो आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर खड़ा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, कितना दूर खड़ा है उस डिस्टेंस को हमने कह दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। मेरी इमेज मिरर से कितनी दूर बनी है उसको हमने कह दिया v, राइट। ये 2 चीज़ें, फोकल लेंथ को आपको बताया ही था स्टार्टिंग में। फोकल लेंथ का क्या बताया था आपको भाई साहब, कि फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, ये जो है आपका पोल और फोकस कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, राइट, इस डिस्टेंस को, ओके। अब साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशंस। वैसे तो मैं इस टॉपिक को न्यूमेरिकल के साथ ही कवर करवाना चाहती थी, न्यूमेरिकल्स की एक अलग सी वीडियो बनेगी ताकि आपको समझ आ जाए पर्टिकुलरली कैसे इसको यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस तरह से काम करते हैं ये साइन कन्वेंशंस। ओके, लेट्स क्लियर इट। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या होते हैं, ये हमें बताता है कि हमें डिस्टेंस को कैसे लेना है। तो इसको समझने के लिए ना आप ऐसे देख लो कि मान लो कि आपका ये मिरर है, राइट। तो मिरर को आप, मिरर की जो इस तरफ, मिरर के जो इस तरफ वाले डिस्टेंस होंगे इन सबको हम लेते हैं पॉजिटिव, राइट। मिरर के इतने इधर वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे इन सबको हम लेंगे नेगेटिव, राइट। जैसे हम ग्राफ नहीं पढ़ते मैथ्स में
जहाँ पे होता है ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है माइनस वाई, ये पॉजिटिव वाली होती है, ये एक्स होती है और ये माइनस एक्स एक्सिस होती है ना। तो जो भी इधर डिस्टेंस होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, चाहे ऊपर की तरफ लो चाहे इस तरफ लो, राइट। सिमिलरली जो नीचे डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होगा अगर हम हाइट लेते हैं ना, बट अगर इधर लेंगे तो पॉजिटिव। अगर इधर वाला होगा तो मतलब जो वैसा वहाँ पे केस है वैसा यहाँ पर केस होता है। तो बेसिकली इसको आप मान लो सेंटर, तो ये आपका जो मिरर का पोल होता है ये मान लो आपका सेंटर है, ठीक है। तो पोल के इधर वाले डिस्टेंस जिसको लोग कहते हैं राइट साइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। अगर मेरी v इस तरफ बन रहा है, अगर मेरा इमेज इधर बन रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो इधर फॉर्म हो रही है मेरी इमेज तो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो इधर बन रही है। बट अभी ये हम डिस्टेंस की बात करें, अब हम अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ, हाइट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बना है कि ऊपर की तरफ बनी है इमेज, राइट। तो जो हाइट है नीचे, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगी, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर कुछ भी होगा पॉजिटिव, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि हाइट डाउनवर्ड आप लोगे कोई भी चीज़ तो नेगेटिव होगा, चाहे इधर बने चाहे इधर, बट अगर इस एक्सिस को कंसिडर करना है, राइट, हाइट के लिए ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगी। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए हमको इसको कंसिडर करना है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। आई होप ये चीज़ समझ लगी होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, राइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन एक ऐसी टर्म है जो हमें बताती है कि जो हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुना बड़ी बनी है या कितने गुना छोटी बनी है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके हमें बताया जाता है कि मेरी जो इमेज है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज मेरी कितनी बड़ी बनी है या फिर कितनी छोटी बनी है, राइट। दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब अगर बड़ी बनी होगी तो हम कहते थे भाई 2x बनी है, छोटी बनी है तो हम कहेंगे यार इसकी हाफ बनी है, 0.5 कह लीजिए। तो ये तो था एक तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इमेज की हाइट को रखते हैं ऊपर, ऑब्जेक्ट की हाइट को रखते हैं नीचे। और इसका एक और फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अगर हाइट हमको नहीं दे रखी, हमें डिस्टेंस तो दिया होगा ना, तो उसमें हम क्या कह देते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। ये आपको यह पूरा न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो एक वीडियो बनाऊंगी मैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे होगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगी, जब मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, नहीं तो 1-2 दिन में आ जाएगी, राइट। अब मैग्निफिकेशन पे काम कैसे करते हैं, तो अगर मैग्निफिकेशन हमारी इक्वल टू 1 आती है तो इमेज का साइज मतलब सेम होता है। अगर लेस देन 1 होती है तो मतलब इमेज डिमिनिश बनती है। अगर मैग्निफिकेशन हमारी ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर, तो मतलब इमेज हमारी इन लार्ज बनती है, राइट। इन लार्ज, सेम, स्मॉल। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आए, ओवरऑल हमारा एम का आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, इमेज की हाइट पॉजिटिव आ रही है मतलब कि वो ऊपर ऐसे बन रही है, ऊपर बन रही है तो मतलब सीधी बन रही है ना। तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। और इन्वर्टेड जो इमेज होती है वो रियल होती है। अगर हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है दैट मीन्स हमारी जो, आए मैंने गलत बताया क्या, रुको 1 मिनट रुको, गलत हो गया, सॉरी। अगर हमारी इमेज पॉजिटिव आ रही है मतलब सीधी, ठीक है, पॉजिटिव, सीधी का मतलब होता है इरेक्ट, राइट। रुको, हाँ, इसका मतलब होता है कि इमेज बनी है इरेक्ट, सीधी बनी है ना। इमेज पॉजिटिव मतलब सीधी है, सीधी होती है इरेक्ट, और इरेक्ट होती है हमारी इमेज वर्चुअल। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वो ऐसे जो एक्सिस है उसके नीचे बनी है, मतलब उल्टी बनी है। उल्टी का मतलब हमारी मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव, राइट। नेगेटिव का क्या मतलब है, इमेज बनी है हमारी इन्वर्टेड।
और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, राइट। तो यहाँ से हम जो मैग्निफिकेशन को निकाल देते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और अब जो है हम अपना दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। टाडा। सो अभी हम जो है ना नई ड्रेस में आ चुके हैं, नया हेयर स्टाइल। तो बेसिकली क्या हुआ, उस दिन जब मैं वीडियो शूट करना था मुझे पूरा, बट बीच में क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा गंदी वाली खांसी लग गई ना, मतलब मेरा गला इतना ज़्यादा ड्राई हो गया, एकदम ड्राई कफ, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आज हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमको समझ आ गया कि लाइट बाउंस बैक होती है रिफ्लेक्शन में, ओके। बट अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में जो है लाइट हमारी बेंड कर जाती है, लाइट अपने पर्टिकुलर पाथ से बेंड कर जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर बेंडिंग क्यों होती है, मतलब अभी तक तो हम सब रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस बैक करके वापस चले जाते थे, लाइट आती थी और वापस चले जाती थी, बट वहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर हम बात करते थे मिरर के बारे में। तो ये जो सरफेस होता था, जो इंटरफेस सरफेस होता था जिसपे लाइट स्ट्राइक करती थी, वो सरफेस था मिरर, ओके। अब यहाँ पे हमारा सरफेस ही बदल गया। अब कहते हैं हमारा जो सरफेस वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ठीक है, जैसे कि वाटर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो एक तरफ आपकी एयर होगी, दूसरी तरफ आपका वाटर हो गया। तो ये जो सरफेस होगा इसके ऊपर लाइट जब फॉल करेगी, ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा नॉर्मल, जब ये लाइट फॉल करेगी ऐसे इंसिडेंट रे, तो ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है लाइट की। तो ये जो लाइट है ये या तो इधर बेंड कर जाएगी या इस तरफ बेंड कर जाएगी, मतलब कहीं तो मुड़ जाएगी, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ओके। अब ये जो फिनोमिना है हमने अपने आसपास बहुत देखा है, जैसे कि आपने कभी पेंसिल को ऐसे वाटर में डिप करेंगे ना, तो हमें ऐसे लगेगा कि पेंसिल जो है ना वो एकदम ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है, बट ऐसा तो नहीं होता। और ऐसे हमको लगता है बीच में से पेंसिल ऐसे टूट गई है, जस्ट बिकॉज रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना हो रहा होता है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है, ओके। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इसकी एक और एग्जांपल, यही इसकी एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों लगता है हमें कि जो पेंसिल है वो टूटी हुई है या फिर पेंसिल थोड़ा सा ऊपर ऊपर क्यों दिखाई देती है, क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़, ओके। तो चलो अब पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है, वाई रिफ्रैक्शन हैपेंस, ठीक है, ये बेंडिंग होती क्यों है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा रही है तो रिफ्रैक्शन इसलिए होती है बिकॉज वहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो बदल जाती है। मान लो एयर में लाइट की स्पीड हमको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸, बट वाटर में लाइट की स्पीड अलग होगी, ठीक है। तो जब लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती चेंज हो जाती है तो लाइट को लगता है झटका, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है। तो ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट ये जो हमें चेंज देखने को मिलता है बेंडिंग वाला, ओके। अब रिफ्रैक्शन समझ लगी, अब हम कहीं पे भी बोलेंगे रिफ्रैक्ट, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि लाइट की बेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अभी हम मीडियम्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें से मैं आपको ये बता देते थे एयर है, तो एयर इज योर रेयरर मीडियम, वाटर इज योर डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, फास्ट। डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे लाइट की स्पीड स्लो होती है। रेयरर मीडियम बेसिकली वो होता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है ना वो होती है कम, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं जैसे कि एयर है, तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स है कितने ज़्यादा खुले खुले होते हैं ना, एकदम एयर इज एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होते, तो यहाँ पर जो आपकी लाइट एकदम आराम से आएगी पास करके निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है दैट विल बी द फास्ट, ओके। बट जो वाटर की बात करें लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो उसमें जो वो थोड़े कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो लाइट जो है हमारी ट्रांसफ़र नहीं कर पाती इजीली अपना रास्ता बना के, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम हो जाता है। इसी तरह से आपका जो मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम बात करने वाले हैं। तो अब हमको समझ आ गया डेंसर क्या होता है, रेयरर क्या होता है। वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड स्लो है उसको हम डेंसर कह देते हैं, वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड फास्ट उसको हम रेयरर कह देते हैं। और ये विद रिस्पेक्ट को बात करी जाती है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर एंड एयर की, तो यहाँ पर जो है एयर होगा रेयरर मीडियम, वाटर होगा डेंसर मीडियम। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटर एंड ग्लास की, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन फिर से बदल जाएगा। अब जो ग्लास हो जाएगा यहाँ पे डेंसर हो जाएगा
वाटर जो हो जाएगा रेयरर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये कंपैरिजन में चलेगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो और ये हम किस चीज़ पे बोल रहे हैं कि रेयरर है, डेंसर है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे बोल रहे हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी मीडियम की कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करवा सकता है, मतलब कि किसी मीडियम की कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट को बेंड करवा सकता है। एयर की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वाटर की कितनी कैपेसिटी है, लाइक दैट, राइट। अब हम बात करते हैं अपने रुको ज़रा, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है, जो सेम रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल रे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो आपका इंसिडेंट वाला पॉइंट हो जाएगा, ओके, जहाँ पर सब सेम प्लेन में लाए करते हैं। अगेन जो रे हमारी आ रही है, ठीक है, इसको हमने कह दिया इंसिडेंट रे। जो रे हमारी जा रही है, ठीक है, यहाँ से इस मीडियम पे फॉल करने के बाद, उसको हमने कह दिया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। और बीच में हमने एक ड्रॉ कर दिया नॉर्मल अपनी इजीनेस के लिए, ओके। तो यहाँ पे मैं खुद भी एक बार आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना रहेगा। तो इट इज़ लाइक दैट। तो सिंपल सा आपने ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है, ये आपका आ गया मीडियम, ऊपर एयर लिख दीजिए, नीचे वाटर लिख दीजिए, फिर यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। पहले तो हम एक नॉर्मल ही ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ईजीनेस हो जाए। ये आई मेरी इंसिडेंट रे और ये जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि एयर से वाटर में जा रही है तो हम इसको इस तरफ बेंड करेंगे। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो ये रे है ये किस तरफ बेंड करनी चाहिए? ज़रूरी थोड़ा ना है कि इसको मुझे नॉर्मल के इसी तरफ बेंड करने में, नॉर्मल से इस तरफ भी तो बेंड कर ही सकती थी ना, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती, राइट, ऐसे भी जा सकती थी। बट अब ये हमको पता लगता है कि जो हमारा मीडियम कैसा है, ओके। तो जब आपकी रे ऑफ लाइट है रेयरर से डेंसर में जाती है, तब 2 मिनट रुको, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्लाइड। हाँ, तो जब आपकी रे ऑफ लाइट जो है रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। बट अगर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब कि अगर वो वाटर से एयर में जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। मतलब कि हमको पता है भाई रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फास्ट है, ठीक है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मेरा तो अगर हम इसको यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरा आ गया इंटरफेस, ये गया भाई साहब हमारा नॉर्मल, ये आई हमारी इंसिडेंट रे। तो अगर मेरे यहाँ पर एयर है और यहाँ पर मेरे पास वाटर है, मतलब कि ये वाला मीडियम रेयरर है, ये वाला मीडियम डेंसर है, ठीक है। तो अब मेरी जो लाइट किधर जाएगी, ये जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास है सपोज इट इज वाटर, ठीक है, और इधर मेरे पास है एयर, नीचे एयर है, और मेरी जो इंसिडेंट रे है वो वाटर से जाएगी, ठीक है ना। तो अब मेरी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से कहाँ जाएगी, अवे, क्योंकि ये मेरा मीडियम डेंसर है, डेंसर से निकल के रेयर में जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। सो अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने इतना डिटेल में क्यों समझाया, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसे मैं चुटकियों में भी आपको समझा सकती थी, बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो पहला लॉ है वो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो तीनों की तीनों रेज हैं ये एक ही इंटरफेस पे लाई करती हैं। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है जो साइन आई अपॉन साइन आर है इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। रिफ्लेक्शन में क्या पड़ा था, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहता है
जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट के इक्वल होगा। मतलब क्या इस चीज़ का कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम में एक पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम जितनी बार भी एंगल आई और एंगल आर निकालेंगे वो हर बार कांस्टेंट आएगा। समझ आया? नहीं आया? एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो हमने मीडियम एक ही रखा कि एयर, ऊपर एयर रहेगी, नीचे वाटर रहेगा। अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि अगली बार वाले डायग्राम में हमने ऊपर वाटर कर दिया नीचे एयर, नहीं, ये सेम रहेगा हमारा। ओके, तो ये चीज़ होगी। अब जब कहता है हमारा मीडियम सेम रहेगा, उसमें क्या होगा, फिर जब हम नॉर्मल को फॉल करवाएंगे, जब हम अपना इंसिडेंट रे को फॉल करवाएंगे, तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, मान लो यहाँ पे मेरा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट का थीटा बनेगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल की रेशियो होगी साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके इक्वल होगी? अगर मैं यहाँ पे कोई और ले लेती हूँ, बट यहाँ पे एंगल बदलती हूँ, यहाँ पे मान लेती हूँ मैं 20 पे कर लेती थी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एंगल बदल दिया, यहाँ पे मैंने एंगल मान लो 40 का ले लिया, बट फिर भी जो यहाँ वाली भी रेशियो आएगी ना, वो भी सेम रेशियो ही रहेगी, वो इस वाली रेशियो की इक्वल रहेगी। ओके, सो दैट इज द थिंग कि अगर आपका मीडियम सेम रह रहा है और जो आप लाइट की वेवलेंथ सेम रख रहे हो, तो किसी भी मीडियम में जो ये रेशियो आएगी ऑलवेज कांस्टेंट आएगी। ओके, तो दैट इज द थिंग। और इसी लॉ को हमने क्या कह दिया, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर डेफिनेशन में, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज अ फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं आगे चल के। चलो पहले हम बात कर लेते हैं, यही जो कांस्टेंट अभी हमने लिखा था साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको ऐसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या? ये हमें बताता है कि कोई लाइट कितना ज़्यादा बेंड करेगी। कितना ज़्यादा बेंड करेगी मतलब, अब हमने ये तो देख लिया कि वो डेंसर है कि रेयर है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, बट वो कितना वे जाएगी, कितना टुवर्ड्स जाएगी, कितने एंगल पे बेंड करेगी, वो चीज़ हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि किस एंगल पे लाइट बेंड करेगी। ओके, कि कितनी एंगल बना के लाइट बेंड करेगी। तो जो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, हमारा मीडियम जो है। अगर वाटर होगा तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी अलग होगी, तो वहाँ पे अलग तरह से होगी। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं। अब इसके दूसरे फॉर्मूले को देखो, ध्यान से देखना, ये रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो अगर मुझे कहना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, तो n लिखेंगे, 2 आगे 1 पीछे। ओके, क्योंकि 2 पहले, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, मतलब सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू हमें बताना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। फिर हम आगे क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहाँ पे हमने इसका उल्टा करना है, ऊपर आएगा मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला क्या होता है? दैट विल बी v1 अपॉन v2। तो ये इसका एक अनदर फॉर्मूला है। अगर हम दो अलग अलग मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो मेरा मीडियम 1 एयर आ गया, नहीं सॉरी, मीडियम 1 मेरा वाटर आ गया, दूसरा मीडियम आ गया मेरा ग्लास, ठीक है। बट अगर इन दोनों में से कोई एक मीडियम हमारा एयर हो जाता है, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक मीडियम हमारा एयर हो जाता है, दूसरा मीडियम चाहे कुछ भी रहे, ग्लास रहे, वाटर रहे, कैरोसिन रहे, ऑयल रहे, वटएवर, बट अगर एक मीडियम एयर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है ये रहता है n। अब किसकी बात करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो a पहले आएगा, g बाद में। यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, स्पीड ऑफ ग्लास ऊपर चले जाएगी, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ ग्लास, नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ
एयर, राइट। और ये जो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा V/c, ठीक है। c हमको पता है वैल्यू, स्पीड ऑफ एयर कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये चीज समझ लगी हमको कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जब हमारा एक मीडियम एयर हो जाता है। ओके, तो दैट इज द सेम थिंग। अब आगे बात कर लेते हैं। आपकी बुक में कुछ इस तरह का टेबल दे रखा है जिसको आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप बताएंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो मीडियम उतना ज़्यादा डेंसर है, और जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कि ये सब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर के कंपैरिजन में हमें दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, ग्लास का। तो सबसे ज़्यादा डेंसर, और एयर इज सबसे ज़्यादा लाइटर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम होता है। बाकी ये बीच वाली वैल्यूज है। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब के बारे में बात करते हैं अब ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है, तो बेसिकली एक पूरा इसका प्रैक्टिकल भी रहता है। आपको आपके स्कूल में फिजिक्स टीचर ने ऑब्वियसली करवाया होगा, ठीक है, जिसमें पिन्स वगैरह लगा के करते हैं, फिर पेपर पे रख के ग्लास स्लैब को ऐसे ऐसे देख के करते हैं। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, आप करोगे आपको मज़े आएंगे। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। यहाँ पे पहले मैं समझा देती हूँ कि किस तरह से काम करता है, फिर हम इस टर्मिनोलॉजीज को देख लेंगे। तो ये बना लेते हैं हम भाई ग्लास स्लैब, ठीक है। तो मान लो ये गया मेरा नॉर्मल। अब यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी मेरे पास, ये आई इंसिडेंट रे। तो हमको पता है इंसिडेंट रे मीडियम पहले डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज द एयर एंड अंदर वाला मीडियम है हमारा ग्लास। ओके, तो मतलब कि एयर से ग्लास में हमारी इंसिडेंट रे को जाना है, तो किधर जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ बताओ, कमेंट करके बता देना, ठीक है, कोई चिटिंग नहीं करेगा। पोस्ट करो, कमेंट करो, बताओ, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ। तो ये जाएगी हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही है, तो हमने इसको इधर बेंड कर दिया। अब यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अब ग्लास से लाइट निकल के वापस एयर में जा रही है ना। तो अब आपको बताना है कि ये जो अब इस वाले नॉर्मल के लिए, ये आपका सेकंड वाला नॉर्मल बन गया। अब इस वाले नॉर्मल के लिए ये जो लाइट आई है, जो ये निकल कर आई है, ठीक है ना, तो इस वाले नॉर्मल के लिए ये लाइट इंसिडेंट रे बन गई। वैसे जो लाइट थी रिफ्रैक्टेड रे थी, यहाँ से निकल के आई थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, बट यहाँ पर आकर ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। अब ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल्स को मार्क कर दें, तो ये गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रहा फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट। इमर्जेंट मतलब कि ये जो रे है ये बाहर निकली है ना, इमर्ज हुई है, तो इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस रे को कहा हमने इंसिडेंट रे, इस रे को कहा हमने रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को हमने कह दिया इमर्जेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और कहते हैं कि अगर ये बेंडिंग ना होती, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अगर ना होता, देन क्या होता। तो भाई ये जो रे थी, जो इंसिडेंट रे आ रही थी, ठीक है ना, ये सीधी आ जाती इस तरह से, है ना, रिफ्रैक्शन नहीं होती, बेंडिंग नहीं होती, रे सीधी आ जाती। तो अब कहते हैं ये जो दो के बीच में डिस्टेंस है, ये जो गैप आया है, इस गैप को हमने कह दिया लेटरल शिफ्ट। ओके, और इसी को हम कहते हैं अपनी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये सारी चीज एक बार यहाँ से भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये पहले नॉर्मल आ जाता है हमारा, ठीक है, नॉर्मल को ड्रॉ करा, फिर आ जाती है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे फॉल करेगी तो हमारा जो अंदर जा रहा है, ठीक है ना, एयर से ग्लास में, तो ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अब यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल आ गया, इधर जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो ग्लास से एयर में जा रही है। और ये वाली जो रे है अगर वो बेंड ना होती तो हमने एक इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना है, ताकि ये दिखाने के लिए कि ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है। अगर ये बेंड ना होती तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती। जो ये रे बाहर आई इसको हमने कह दिया इमरजेंट रे, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ कर लिया। तो डी, ये जो डिफरेंस होता है इसका नाम हम दे देते हैं डी, सिंबल इसका होता है डी, जिसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो हमने ये ड्रॉ करा है, ठीक है। टी थिकनेस आ गई, और एन मैंने आपको अभी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है।
ओके, अब दिस इज द, आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया है डेफिनेशन वाइज। अब हम प्रैक्टिकल में आ जाते हैं कि रिफ्रैक्शन को हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ पे देख सकते हैं। तो रियल लाइफ में बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना स्फेरिकल लेंसेज पे लगाएंगे और देखेंगे भाई कि इमेजेस किस तरह से फॉर्म कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि लेंसेज क्या होता है। सबसे पहले लेंसेज की डेफिनेशन क्या है। तो लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, एक मटेरियल होता है ट्रांसपेरेंट जो बॉन्डेड होता है टू सरफेस से, ठीक है। तो दो सरफेस से बॉन्डेड होता है और एटलीस्ट एक सरफेस उसका स्फेरिकल होना चाहिए, एक सरफेस प्लेन भी हो सकता है। लेंसेज बहुत तरह के होते हैं, लाइक प्लेनो कन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ लेंसेज, बट हमको जो जहाँ पे पढ़ने हैं वो कॉनकेव लेंस रहेगा और कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। और लेंसेज हमको पता है भाई DSLR में लेंसेज होते हैं, आईज में लगाते हैं। तो दीज आर द लेंसेज, सो दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम जो एक तरफ से गोल या स्फेरिकल होते हैं। ओके, सो आई होप कि गाइज आपको जो ना ये समझ आ रहा होगा, है ना। तो जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, जितने भी मेरी छोटी बहनें हैं, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो मेरा मोटिव है इस वीडियोस को बनाने का, लेक्चर वाली, वो यही है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, या जो भी बच्चे हैं जिनको भी हेल्प चाहिए, तो मुझे कहते हैं कि दी आप हमें पढ़ा दो, तो उनकी हेल्प हो जाए। अगर किसी 10 बच्चों को भी अच्छी तरह से समझ आ जाता है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपकी हेल्प हुई होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि यार मेरा वीडियो बनाने का जो था ना मोटिव सफल हो गया, ठीक है। सो ठीक है, तो डू इट। ओके, चलो। व्हेन बोथ द टू स्फेरिकल सरफेस आर बल्जेस आउटवर्ड, तो उसको हम कह देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जब बोथ द स्फेरिकल जो है हमारे वो इनवर्ड की तरफ है, तो उसको हम कह देते हैं कॉनकेव लेंस। तो देखो यार, जो बल्जेस आउटवर्ड है, ठीक है ना, तो ये जो ऐसे आउटवर्ड की तरफ है बल्ज, इस तरफ है, दोनों बाहर की तरफ है, इसको हम कह देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये जो लेंस होता है ये हमारा कॉन्वर्जिंग भी होता है, ठीक है, इसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो इस कॉन्वेक्स लेंस को कह रहे हैं। मिरर की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो कॉनकेव मिरर था, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग था। यहाँ पे एकदम उल्टा होता है, मतलब कि बेसिकली नाम आप समझ लो उल्टे होते हैं। कॉन्वेक्स वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सारी कॉनकेव मिरर वाली ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। और जो जो लेंस है हमारा बल्जिंग इनवर्ड होता है, लाइक दैट, दिस इज अ बल्जिंग इनवर्ड, है ना, दोनों तरफ से अंदर की तरफ है। इसको हमने कह दिया, ये इसका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। और इसको हम कहते हैं डायवर्जिंग लेंस, इसको डायवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी रेज है उसको डायवर्ज कर देता है, ठीक है। सो दिस इज अवर लेंस। इस पर जब भी रेस फॉल करती हैं तो ये उसको ऐसे फैला देगा, अभी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि हमने उसमें समझा था, पोल समझा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा था, वही सब चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली ये लेंसेज बनते कैसे, अगर आप देखोगे तो जैसे ये मेरे पास लेंस है ना, ये है मेरे पास कॉनकेव लेंस, ओके। तो अगर हम इसका सफ़ेयर बना दें तो बेसिकली बड़े से सफ़ेयर से हमने उनकी साइड्स ली हैं, इसी तरह से एक बड़े से सफ़ेयर से हमने उनकी साइड्स ली है। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स लेंस, एक बड़े से सफ़ेयर से हमने उनकी साइड्स ली हैं। तो इसलिए वहाँ पे जब हम मिरर्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे पोल होता था, यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। मतलब एक ही तरफ फोकस होता था और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन यहाँ पे दो फोकस होंगे, दो पोल होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो स्फीयर बन रहे हैं, वहाँ पे एक ही स्फीयर बन रहा था। ओके, तो अभी इस चीज़ को आगे समझते हैं भाई, ये चीज़ कैसे है हमारी। तो देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओ कहते हैं, वहाँ पे हम पोल कहते थे। फिर इधर आ जाता है इसका F1, मतलब कि फोकस 1, फर्स्ट वाले सफेयर का। इधर आ जाता है इसका, हम कह देते हैं इसको C1 भी कह सकते हैं, या फिर 2F1 भी कह सकते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, स्फेयर 1 का। इसी तरह इस तरफ हमारे पास आ जाएगा F2 और यहाँ पे 2F2, ठीक है। ये था हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। सिमिलरली फॉर द कॉनकेव लेंस, ये आ गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर F1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास F2, ये जाएगा इधर 2F2,
ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2F1, ठीक है। इधर वाली सारी टर्म्स F1, उधर वाली सारी टर्म्स F2 रहेंगी। और आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये सब इक्वल रहते हैं, सेम जैसे हम मिरर में कर रहे थे, ठीक है। शेप थोड़ी अच्छी नहीं बनी तो उसके लिए मुझे प्लीज़ गुस्सा मत करना। ओके, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। अब हमें यहाँ पे इमेज फॉर्म करनी है जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे। अब इमेज फॉर्म करनी है तो भाई अगेन से हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे, 3 रे डायग्राम्स के रूल देखने पड़ेंगे। वहाँ पर 4 थे, यहाँ पे सिर्फ 3 रूल्स हैं, सेम डिट्टो रूल्स हैं। अगर आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गया तो ये तो आपको ऐसे 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 समझ आएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है अगर वो अच्छी तरह से समझ आ गया, तभी हमने वहाँ पर डिटेल में टाइम लगाया था, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो कहाँ पे पास कर जाएगी, फोकस में। तो मान लीजिए ये मेरे बात कर लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इनके नाम ले रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, आप कंफ्यूज मत हो। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने। ओके, दिस इज द कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरे पास आ गया F1, ये मेरे पास आ गया 2F1, ठीक है। दिस विल बी माई F2, दिस विल बी माई 2F2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो जो अब हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे तो एक मैंने बताया था ना कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जब यहाँ पे रेज पास करती है ना, ऐसे रेज फॉल करेंगी तो सेंटर तक आके रेज, ठीक है, ये इसका एक सेंटर होता है, तो वहाँ तक रेज आके उसके बाद रेज क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी। क्यों कर जाएंगी, क्योंकि अगेन इसको अभी हम बताते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर आके मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब F2 पे आके मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स वाला रहेगा ना, उसमें ये जो रेज है ना, ये बैकवर्ड जाके मिलेंगी, मतलब ऐसे आएगी, ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, ये भी डाइवर्ज कर जाएंगी, फिर हमें ऐसे पीछे ला के मिलाना पड़ेगा, मतलब कि ये F1 पे आके मिलेंगी। यहाँ पर F2 पे मिल रही है, यहाँ पे F1 पर आके मिलेंगे। डैट मीन्स ये जो दोनों फोकस है दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना कि हम हर बार एक ही फोकस की बात क्यों नहीं कर लेते, इसका इतना ही रोल था, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ इसके बारे में जो हम बात करने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर मेरी जो रे है वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाएगी, विल पास टू द फोकस, ठीक है, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे मेरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। तो ये हमने फोकस से पास कर दी, तो दैट इज अ रूल नंबर 1। सिमिलरली फॉर दिस में ये रहा मेरा ओ, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, ठीक है, देन इट विल पास थ्रू द फोकस, सेम रूल। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है, वहाँ पे भी हमने सेम जो रूल पढ़ा था सेम वही है कि अगर मेरी जो रे है अब वो जा रही है कहाँ से, फोकस से, ठीक है, नाउ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद इमर्ज कहाँ से करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि मेरी जो रे है वो पास तो कर रही है फोकस से, ठीक है, मतलब ये फोकस से इंसिडेंट रे फोकस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दैट इज रूल नंबर 2। सिमिलरली हेयर, अब यहाँ पे हमने ये वाला फोकस यूज करना है, पहले मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन क्या कहा है, फॉल कहाँ पे करेगी, फोकस पे, तो हम ऐसे मान लेते हैं इस तरह से फोकस पे फॉल करेगी, ठीक है। बट हमको पता है कि ये इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना, पर डाइवर्ज करेंगे, बट उससे पहले मान लिया हम ऐसे फोकस पे गई ये, ठीक है, तो हमको क्या पता है, इट विल डाइवर्ज एंड इट विल पास थ्रू द, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, अनडेविएटेड रहेगी यहाँ पे हमारी जो रे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर कहते हैं हमारी जो रे है इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ये अनडेविएट रहेगी, ये वापस मुड़ के नहीं आएगी, सेम आगे निकल जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए तो इट विल रे विल रिमेन अनडेविएटेड। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मेशन। ओके, तो अगर
हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो तब देख लेते हैं कि हमारी जो इमेज किस तरह से बनने वाली है। तो ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया हमारे पास F1 F2 2F2, ठीक है, एंड हेयर इज 2F1। ओके, रुको ज़रा। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो हमें पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रेस क्या आएंगी, पैरेलल, ठीक है। तो ये आई हमारी भाई एक रे पैरेलल, ये आई दूसरी रे पैरेलल। अगर आपको और भी ड्रॉ करनी है आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पर दो ही करेंगे नहीं तो कबड़ा मच जाएगा। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमको पता है जब रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, तो ये गई हमारी फोकस है। सिमिलरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस, तो मतलब ये फोकस से निकल गई, तो यहीं पर जो है क्या हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, हमें दिख गया भाई F2 पे बन रही है इमेज एट F2। नेचर अगेन सेम वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, जो हमने सेम मैंने आपको बताया ना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर एकदम सेम बिहेव करते हैं, नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज भी आप देखोगे सारी उसी तरह से बनने वाली हैं। सेकेंड वाला, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F1, ठीक है, मतलब कि ये क्या हमारा अब ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ चुका है, इन्फिनिटी पे तो नहीं है ना भाई, 2F2, ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्ट 2F1 यहाँ पे इससे पीछे, ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दो रूल्स याद रखने हैं। पहला तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है, यहाँ पे फोकस से निकल जाएगी। दूसरा, हमको जो रे कहाँ से पास करवानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, पास करवा देंगे कहाँ से भाई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, गलत कर दिया मैंने, फोकस से करवा दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से पास, फोकस भी आप करा सकते हैं, फोकस वाला भी हमने पढ़ा है, फोकस से पास होगी तो आप कोई भी रे पास करा दीजिए, यहाँ से पास होगी तो यहाँ से जाके ऐसे यहाँ पे आके मिल जाएगी, ठीक है ना। सेम अगर हम यहाँ से भी करवाते हैं तो वहाँ से भी सेम ही बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर से भी इमेज बननी वहीं पर ही है, ठीक है, जो बनने का पॉइंट आएगा वो यहीं पर आएगा, चाहे आप यहाँ पे बना लो यहाँ पे बना लो, ठीक है, पर हमको कोई दो रे मीट करवानी होती है इसलिए इतना नहीं करते। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमने जो इमेज देख ली कहाँ पे बनी है, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, तो इसके बीच में हमारी जो इमेज बन गई, अगेन नेचर वही आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बनेगी, स्मॉल साइज में बनेगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर आपको सिमिलर दिख रही होगी, अगेन क्योंकि फ्री हैंड है ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं एग्जैक्ट दिखेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं एट 2F1 पे। ओके, तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है 2F1 पे आ चुके हैं, अब स्पीड खींचते हैं थोड़ी सी, F1 F2 2F2 2F1, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा आ चुका है यहाँ पे। अगेन फर्स्ट रूल लगा देंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। रूल नंबर 2 लगाते हैं, रूल नंबर 2 सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, एंड ये जो है हमारा बन गई इमेज। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 2F2 पे बनी है, मतलब कि ये हमारा मिरर को याद करो, कर्वेचर पे थी तो इमेज भी कर्वेचर पे बनेगी, सेम एग्जैक्टली, ठीक है, सेम वही सीन है, सेम साइज की बनी है, ठीक है। फिर आ जाता है बिटवीन F1 एंड 2F1। अब हमारी जो इमेज है यहाँ ऑब्जेक्ट है, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर आ गया F2, इधर आ गया 2F2, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट आ गया भाई साहब यहाँ पर, तो फिर से रूल नंबर 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है ना। रूल नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर है ना। अब कहाँ जाएंगे हम, पास करवा देंगे भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये जो था बियॉन्ड जाना है, थोड़ा सा हमसे गड़बड़ होगी, ये जो यहाँ पर आके मिल जाएंगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा गलत हुआ है हमसे, यहाँ जाके बियॉन्ड F2 जो हमारी इमेज बनने वाली है वो किसके बनेगी, F2 के पीछे जाके बनेगी, ठीक है। इमेज बियॉन्ड 2F2 के पीछे जाके बनेगी। कैसे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, वो तो सेम ही आएगा। और कैसी बनी, इनलार्ज बनी है। अब यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं हम अपने ऑप्टिकल सेंटर 2F1, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपके लिए ये डायग्राम्स पहले से भी बना के लेकर आ सकती थी, बट स्टिल मैं आपके सामने इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझ लग जाए। ओके, कि आप बार बार अगर मुझे देखोगे बनाते हुए तो आपको भी याद हो जाएंगे
कि ठीक है, या फिर अगर आप मेरे साथ बना रहे हो फिर तो और भी बहुत अच्छी बात है कि यू आर डूइंग विद मी। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास F2, फिर इसके बाद आ जाएगा 2F2। ओके, तो चलो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो F1 पर आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब F1 पर है तो अगेन रूल तो वही लगेगा, जहाँ मर्जी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, है ना भाई, पहला दूसरा पासिंग थ्रू द दिस। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, एक बात, एरोस लगाने बिल्कुल नहीं भूलने, ठीक है, मेरे से चाहे छूट जाए बट आपसे नहीं छूटने चाहिए एरोस, नहीं तो फिर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एरोस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये दोनों की दोनों जो रेज हैं आपकी, ये क्या है, पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों जो रेज हैं ये पैरेलल जा रही है, मतलब ये कहीं बहुत पीछे जाके मिलेंगी इन्फिनिटी पे, मान लेते हैं दे विल मीट समवेयर एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह देते हैं कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज एट इन्फिनिटी। ओके, और अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट केस, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमारा अब ऑब्जेक्ट कहीं पे, तो रूल नंबर 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। रूल नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर, भाई ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों रेज हैं दे आर पार्टिंग अवे, ठीक है, एक रे जा रही है उस तरफ, एक रे जा रही है इस तरफ, ठीक है, मतलब ये कहीं पे भी पीछे जाके नहीं मिलेंगे बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल रेज। तो इसकी अब हम इमेज कैसे बनाएंगे, जैसे मिरर्स में करा था, भाई इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, है ना, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन। अगर हम इसको मिला देते हैं, एक्चुअल में तो नहीं मीट करी बट अगर हम मिला देते हैं, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको पढ़ना है तो हमने यहाँ पे मिला दी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमारी जो इमेज आके बन जाएगी, और ये कहाँ बनी है इमेज, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, ये मिरर सॉरी लेंस, ये हमारा लेंस का अगला है ना पार्ट, तो ये लेंस के आगे इमेज बनी है। ओके, और ये जो इमेज होगी, क्योंकि ये लास्ट वाला केस है हमको पता है, तो ये जो इमेज है उल्टी नहीं बनती, ये इमेज कैसे दिख रही है आपको, सीधी दिख रही है ना, वर्चुअल बनी है, आगे बनी है, और इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, और कहाँ बनी है, फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के एकदम आगे आके बन रखी है, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हमने पढ़ी है, तो देख लो भाई, यही चीज़ हमने देखी है ना। सेम इसको भी वैसे ही आप याद कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि एक बार में तो आएगा नहीं आपको, ठीक है, इट विल टेक 3 4 5 प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार में 5 प्रैक्टिस मैक्सिमम कर ली ना तो आपके हाथ पे चढ़ जाएगी ये चीज़, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, भाई कब कहाँ पे इमेज बनेगी, कब क्या होगा, कौन सा नेचर है। नेचर तो भाई सेम ही है, अगर आपने कॉनकेव वाले मिरर अच्छी तरह से कर लिए ना तो कॉन्वेक्स तो आपके लिए आराम से है। ओके, तो देख लो भाई, वही नेचर है जो भी हमने पढ़ा है, सेम वही चार्ट, एंड वाला वर्चुअल और इरेक्ट, बाकी सभी रियल एंड इन्वर्टेड। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, अभी तक हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे, अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्वेकेव लेंस है ये हमारा बिहेव करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह, सेम प्रॉपर्टीज। ये जो रेज है इसको क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो जहाँ पे जब हमारी फॉल करेंगी, अगेन यहाँ पे F1 2F1 F2 2F2, ओके। तो जब यहाँ से हमारी इन्फिनिटी पे, ठीक है, एट ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल रे आएगी इस तरह से। अब हमको पता है इसका नेचर क्या है, ये कॉनकेव लेंस है तो इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करना है, तो इसने कर दी भाई ऐसे डाइवर्ज, ठीक है, इंसिडेंट रे आई और इसने डाइवर्ज कर दी। अब फिर से एक रे आई, यहाँ पे आई, इंसिडेंट हुई, बट इसका नेचर क्या था, डाइवर्ज करने का, इसने भाई साहब ने डाइवर्ज कर दी। बट हमको तो भाई इमेज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड, इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के, भाई ये हमारी आ गई बैकवर्ड। कहाँ पे मिली है इमेज, कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे मीट हुई, F1 पे, तो इमेज विल बी एट F1। किस तरह की होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। कैसी दिख रही है, पॉइंट साइज, एकदम पिद्दू सी छोटू सी पॉइंट साइज। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने जो है सेकंड वाला केस। सेकंड वाला केस क्या था, जब हमारे एट ऑब्जेक्ट का है बिटवीन, सॉरी ऑब्जेक्ट, इट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके बीच में है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो। तो ये है हमारा भाई साहब पोल, ये आ गई हमारे पास F1, दिस इज आवर
F2, ठीक है, गड़बड़ हो गई, दिस इज F1, 2F1, ओके, F2, 2F2, ओके। अब अगेन सेम, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना था हमने, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एनीवेयर, ओके। चलो मान लेते हैं हम जो अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये गई हमारी रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, बट यहाँ पे फोकस से पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? बिकॉज हमको पता है ये डाइवर्जिंग लाइन है, यहाँ से तो पास नहीं करवाएंगे ना, ये तो डाइवर्ज कर देगा। बट हमको क्या पता है, फोकस से तो पास कराएंगे, तो हम इसको से पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, ओके। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, सीधा सेकेंड ऑप्टिकल से करवाओ, ऑप्टिकल सेंटर, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से रे, तो इस पॉइंट पे आके हमारे मिल गए दोनों, तो ये दोनों जहाँ पे रेस मिल गई वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो भाई साहब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज एट F1 एंड O और F1 पे हमारी बन जाएगी इमेज, सॉरी O एंड F के बीच में हमारी इमेज बनेगी, और हमेशा यहीं पर बनेगी, इन दोनों के बीच में बनेगी। कैसे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी बनेगी भाई। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कोई भी डाउट आ रहा होगा, आप टाइम स्टैम्प के साथ उसको मेंशन कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए, ओके। तो चलो, ये दो हमारे केसेस यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। पहले वाले में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, दूसरे वाले में डिमिनिश्ड बनती है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। अब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को। अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो साइन कन्वेंशन सेम रहती है जो भी हमने मिरर में बात करी है। बाकी साइन कन्वेंशंस का मुझे लगता है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी एक बार डिस्कस करेंगे, तब ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि तब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि साइन कन्वेंशन को कैसे चेंज करना है, कैसे यूज़ करना है। तो अभी बस यहाँ पे जो इतना सा चेंज है कि जो स्फेरिकल लेंस की साइन कन्वेंशन होती है ना, वहाँ पे बस इतना होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो इधर से जब लाइट आती है तो यहाँ पर आके मिलती है, ठीक है ना। अगर हम कॉन्वेक्स में बात करें, कॉन्वेक्स लेंस में मतलब F2 पे आके मिलती है, तो हमारा जो फोकस होता है इधर वाला होता है, और इस वाले फोकस की अगर हम बात करें तो ये हमारा किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो फिर यहाँ पे जो आपको इसकी फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स के लिए वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। बस यही चीज़ है। इमेज वाला अगेन न्यूमेरिकल में देखेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। बट अगर हम उसकी बात करें कॉन्वेक्स की तो बात कर ली, कॉन्केव की बात करते, रुको मेरा गला नहीं तो फिर चला जाएगा। हाँ बट अगर यहीं पर हम बात करें किसकी, कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में अभी हमने क्या देखा कि जो हमारी मीट करती हैं रेस, वो इधर पीछे आके मीट करती है, मतलब हमारा जो फोकस है उसका बनता है इस तरफ। तो डेट इज़ वाई इसके जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से यू का फंडा है, यू जो है दोनों में ही नेगेटिव रहता है, ऑब्जेक्ट तो आपका दोनों तरफ इसी तरफ खड़ा होगा, ओके। तो वी वाला जो केस है हमको पता है कभी ऊपर या कभी नीचे बनता है, ओके। अब मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन लेंसेज की बात हो रही है, तो डेफिनेशन तो सेम ही रहती है कि हमारी जो इमेज है वो कितने गुना बड़ी बनी है, कितने गुना छोटी बनी है, यही जो है मैग्निफिकेशन हमको बताता है, राइट। बट अगर यहाँ पे हम बात करें फॉर्मूला की, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है। वहाँ पे जो फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं रहता, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल v बाई यू, ठीक है। m इज इक्वल्स टू v बाय यू, माइनस का साइन हट जाएगा, याद रखना, ओके। अब लेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। वहाँ पे मिरर फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सारी एब्रीवेशन वही सेम है। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब है फोकल लेंथ, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, बट फॉर्मूला बदल गया। वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 बाई एफ, बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, बट किसके आगे आएगा, u के आगे। सो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दिस इज योर फॉर्मूला, ओके।
और यहाँ पे बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस, एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस, राइट। अब लेंस की पावर क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो लेंस की पावर का मतलब क्या है कि कोई भी लेंस जो रेज उस पर फॉल कर रही हैं वो किस, उन रेज को, उसकी लेंस की क्या कैपेसिटी है कि वो उन रेज को जल्दी से कन्वर्ज करवा रहा है, जल्दी से मिला रहा है या फिर नहीं मिला रहा, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर इस पर ऐसे रे फॉल कर रही है तो क्या मेरे लेंस ने उन रेज को जल्दी से मिला दिया, मतलब जल्दी से कन्वर्ज कर दिया, है ना। अगर यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया डैट मीन्स मेरा जो लेंस था वो स्ट्रॉन्ग था। अगर मेरी रेस थोड़ा आगे जाके कन्वर्ज होती, यहाँ जाके मिलती, ठीक है ना, मतलब कि मेरा जो लेंस था थोड़ा सा वीक था, उसको टाइम लगा रेस को मीट करवाने में, उसकी जो कैपेसिटी थी, लेंस की जो पावर है वो थोड़ी कम है। अगर लेंस की पावर स्ट्रॉन्ग होती डैट मीन्स मेरी जो रे थी यहीं पे मीट कर गई, डैट मीन्स मेरा जो लेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यही हमारी जो है लेंस को कहा जाता है कि कितनी डिग्री से वो रेस को कन्वर्ज करवा रहा है या फिर डाइवर्ज करवा रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर बेसिकली फोकल लेंथ की उल्टी होती है। उल्टी क्यों होती है, अगेन हमको पता है फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है ना, जहाँ पे हमारी ये एफ पे मीट करती है ना हमारी रेस, तो एफ और जो सेंटर वाला ऑप्टिकल सेंटर और एफ का बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो मतलब कि ये उसका उल्टा रहता है ना। मतलब कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो मतलब पावर ज़्यादा है, दिख रहा है हमें यहाँ पे फोकल लेंथ कम है, मतलब रेस जल्दी से आके मीट कर गई तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होती, मतलब रेस बहुत आगे जाके मीट करी, मतलब फोकल लेंथ तो बढ़ गई ना, तो उसका मतलब वीक है, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है, इसकी जो इसको रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, वो करा जाता है पी से, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है पावर की डायोपर, ठीक है, उसका जो सिंबल होता है डी। पावर और जो इसका फॉर्मूला होता है डायोपर का वो होता है D इज इक्वल्स टू 1/m। कहाँ से आया है, पावर के फॉर्मूले से आया, P इज इक्वल्स टू 1/f था। F क्या है, फोकल लेंथ, जिसको हम मीटर में लेते हैं, तो उसकी बस यूनिट यहाँ पे लिख दी। पावर की यूनिट अभी मैंने आपको बताई डायोपर होती है, तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट, ओके। सो ये आ गया हमारा डायोपर का फॉर्मूला। अब अगेन जो पावर होती है कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, बिकॉज फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव ही आएगी, है ना। तो आई होप कि अब हमें ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब हम एकदम से रेडी हैं, चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। सो here is the end of the chapter, so you can do now happy dance, ठीक है, बिकॉज आपने ये अचीव कर लिया। अगर आपने ये पूरी वीडियो एक ही बार में देखी है इन वन शॉट, सो वेल डन, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट मेमोरी पावर, यू हैव अ ग्रेट कंसंट्रेशन पावर कि आप इतनी देर तक बैठ के देखे हो। और अगर आपने इसको 2 पार्ट्स में देखा है तो बहुत बढ़िया बात, कल वाला रिवाइज कर लेना और आज वाला भी रिवाइज करना। और जिन बच्चों ने एक पार्ट में देखा है इसको रिवीजन करे बिना मत उठना। यहाँ पर 2 घंटे का लेक्चर देख लिया, वहाँ पर 10-15 मिनट लगा के रिवीजन कर लेना। और जो भी हमने रे डायग्राम्स करे उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। रे डायग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिजिक्स विल बी वेरी ईजी, एंड आई होप कि अब आपको जो फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। आई ट्राइड माई बेस्ट, गला खराब करके, है ना, कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। मतलब आई वॉज लाइक कि ठीक है, मेरे को अपना बेस्ट देना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एंड चलो नाउ इट्स टाइम टू डू हैप्पी डांस बिकॉज वी डिड इट, राइट। तो अब आप इसको बंद करो, हैप्पी डांस कर लो। यहाँ पे तो मैं चलाऊंगी नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी आपको लेक्चर चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दो, जो भी आपको देखने हैं। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँ, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट करा था दी ट्रायंगल्स करवा दो, ट्रायंगल्स समझ नहीं आ रहा, ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर एसएसटी चाहते हो, एनी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10, ठीक है, आई विल टीच यू। एटलीस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको टीच कराऊँ ईजी वे में, ओके। एंड ठीक है, अभी के लिए इतने, ओके बाय, टेक।